भारत में होने वाले हर चुनाव में फर्जी मतदान एक बड़ी समस्या रही है। यहां तक कि इस फर्जी मतदान के सहारे देश के कई राज्यों में सत्ता बनती और बिगड़ती रही है। लेकिन बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे मतदाताओं के ऊपर सरकार तगड़ी नकेल कसने वाली है और ये फर्जी मतदाता अब मतदान नहीं कर पाएंगे। दरअसल फर्जी आधार और वोटर आईडी कार्ड के सहारे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के साथ साथ बहुत से लोग फर्जी मतदान करते आ रहे हैं। लेकिन अब वोटर आईडी को आधार नंबर से लिंक करने के लिए कानून मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के बाद अब वोटर आईडी को आधार से लिंक करना जरूरी हो गया है। आधार से लिंक होने के बाद फर्जी वोटर आईडी रद्द कर दिए जाएंगे। चुनाव सुधार की दिशा में सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम है। इस संबंध में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट कर जानकारी दी। रिजिजू ने ट्वीट कर कहा, हर मतदाता को सशक्त बनाने की दिशा में कदम। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए ऐतिहासिक कदम। भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद भारत सरकार चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2021 के तहत 4 अधिसूचनाएं जारी की हैं। कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग से परामर्श के बाद निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 और चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया गया है। इस संबंध में सरकार की ओर से 17 जून 2022 को 4 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। ये अधिसूचनाएं पिछले साल के अंत में संसद में पारित चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2021 का हिस्सा हैं। सरकार के इस फैसले के बाद अब कोई व्यक्ति 2 वोटर कार्ड नहीं रख पाएगा। इसके साथ ही सरकार ने वोटर आईडी कार्ड से जुड़े 3 और अहम फैसले लिए हैं। नए फैसले के मुताबिक 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए साल में 4 बार आवेदन कर सकते हैं। पहले यह व्यवस्था साल में सिर्फ 1 बार थी। इस कारण मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ता था। तीसरे निर्णय में सरकार ने वोटर आईडी कार्ड में पत्नी की जगह जीवन साथी शब्द करने का निर्णय लिया है। इससे सर्विस वोटर के पत्नी या पति को वोट डालने के लिए सुविधा होगी। उन्हें वोट डालने के लिए आम आदमी से अलग हटकर विशेष सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सर्विस वोटर वो होते हैं जो दूर दराज के इलाके या विदेश में तैनात होते हैं। इस फैसले के तहत चुनाव आयोग चुनाव में लगे कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को ठहराने के लिए या चुनाव संबंधित सामग्री रखने के लिए किसी भी परिसर की मांग कर सकता है। इससे चुनाव में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को भी सुविधा होगी। चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 जून 2019 को चुनाव आयोग को वोटर आई कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया था। भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। अधिवक्ता उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में दलील दी थी कि आधार नंबर को वोटर आईडी कार्ड के साथ जोड़ने से संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होगा, बल्कि यह सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। देश में एक जमात ऐसी रही है जिसे इस देश के राष्ट्रीय प्रतीकों और भावनाओं से हमेशा दिक्कत रही है और वो उसे मानने से और सम्मान देने से इनकार करती रही है। इस जमात की निजी भावना हमेशा देश के स्वाभिमान से ऊपर रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में फिर से कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जिसे देखने के बाद किसी भी राष्ट्र प्रेमी और अपने देश भारत के लिए जीने वाले इंसान को गुस्सा और दुख एक साथ होगा। मुजफ्फरनगर में नगरपालिका की बैठक में मुस्लिम पार्षदों पर राष्ट्रीय गीत के अपमान के आरोप लगे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब वंदे मातरम गाया जा रहा है तब सभी पार्षद राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े हैं, लेकिन 4 बुर्का नशी मुस्लिम महिलाएं बैठी हुई हैं। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इसे राष्ट्रगीत का अपमान करार दिया और इसके बाद से नगर पालिका बोर्ड की बैठक में मुस्लिम महिला पार्षदों द्वारा राष्ट्रगीत के अपमान का यह मामला तूल पकड़ रहा है। 18 जून को दोपहर में जब नगरपालिका सभागार में हुई बैठक में यह वाकया हुआ, तब उत्तर प्रदेश सरकार वोकेशनल एजुकेशन एवं स्किल डेवलपमेंट मंत्री कपिल देव अग्रवाल और केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद थे। गौरतलब है कि संजीव बालियान मुजफ्फरनगर के स्थानीय सांसद भी हैं। उनके साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारी भी वहां मौजूद थे।
इस बैठक में शहर के विकास के लिए 196 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी पास हुआ, लेकिन उसमें महिला मुस्लिम सभासदों के अलावा पूरा सदन राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़ा हुआ था। सदन के लोग भी इस हरकत से नाराज दिखे। दरअसल सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले राष्ट्रगीत बजाया गया था। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने सभी को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के सम्मान की सलाह दी। पार्षदों ने इस पर चर्चा भी की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब महिला ही राष्ट्रीय गीत का अपमान करेंगी तो समाज को कैसे मजबूत करेंगी। बता दें कि राष्ट्रगीत को भी राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा देने का मामला अदालत में चल रहा है और मई 2022 के अंतिम हफ्ते में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस संबंध में केंद्र सरकार की राय भी मांगी थी। वहीं भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने इस संबंध में जनहित याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत को लेकर कोई दिशा निर्देश न होने के कारण असभ्य रूप से इसका इस्तेमाल हो रहा है और फिल्मों पार्टियों में भी इसका अपमान किया जा रहा है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम गीत ने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी और इसे जन गण मन के साथ समान रूप से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा सभी संस्थानों में दोनों को समान रूप से बजाने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के हेल्थ मॉडल की पोल एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के लिए एक भी मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस नहीं खरीदी, लेकिन कई एम्बुलेंस कबाड़ में बेच दी। मतलब कि जितनी एम्बुलेंस खरीदी नहीं, उससे ज्यादा एम्बुलेंस कबाड़ में बेच डाली। केजरीवाल सरकार के हेल्थ मॉडल की पूरी पोल आरटीआई के सहारे खुली है। सुजीत पटेल ने इस आरटीआई संबंधी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने ऑप इंडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्हें केजरीवाल सरकार के विज्ञापनों और दावों पर पहले ही संदेह था। ऐसे में सच्चाई पता लगाने के लिए उन्होंने विभिन्न आरटीआई डालकर सरकारी विभागों से जवाब मांगे। सुजीत ने कहा कि आरटीआई में वही बात निकल कर आई जो ज्यादातर जनता को और उन्हें लगती थी। आरटीआई से प्राप्त जानकारी बताती है कि केजरीवाल सरकार के ज्यादातर दावे और विज्ञापन झूठे हैं। सुजीत पटेल द्वारा दायर आरटीआई में दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। सुजीत ने इसमें पूछा था कि 2014 के बाद दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने कितनी पैसेंजर और लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस खरीदी। इसके अलावा उन्होंने यह भी जानना चाहा कि तब से अब तक कितनी एम्बुलेंस कबाड़ में बेची गई। जवाब में दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि 2014 से लेकर अप्रैल 2022 के बीच में केजरीवाल सरकार ने एक भी मरीज को लाने ले जाने वाली एम्बुलेंस नहीं खरीदी। वहीं 9 एम्बुलेंस ऐसी थी जिन्हें केजरीवाल सरकार ने 23,659 रुपए में यानी कबाड़ के दाम में बेच डाली। इसी तरह 2014 से 2020 के बीच में केजरीवाल सरकार ने 10 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस खरीदी, जिसमें ऑक्सीजन, आईसीयू और ईसीजी की सुविधाएं थी। लेकिन इसी काल में उन्होंने इन्हीं सुविधाओं से लैस 20 एम्बुलेंस को 75,246 रुपए के रेट में बेचा भी। ये पहली दफा नहीं है सुजीत ने अपनी आरटीआई से दिल्ली के हेल्थ मॉडल की पोल खोली हो। इस साल की शुरुआत में उन्हीं की आरटीआई से यह पता चला था कि केजरीवाल सरकार ने 2015 के चुनावों में वादा किया था कि अगर वो सत्ता में लौटे तो 4,000 डॉक्टरों और 15,000 नर्स समेत पैरामेडिकल स्टाफ दिल्ली को दिया जाएगा। लेकिन 2015 के चुनाव जीतने के बाद ये वादे दिल्ली सरकार ने 2020 तक पूरे नहीं किए। इतना ही नहीं, एक आरटीआई में यह भी पूछा गया कि 2015 के बाद और पहले दिल्ली में कितने स्वास्थ्य केंद्र थे। जवाब मिला कि हकीकत में जब से केजरीवाल सरकार आई है उसके बाद से स्वास्थ्य केंद्र पहले के मुकाबले घटे हैं। एक और दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल को लेकर सुजीत की आरटीआई से आए दिन चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इस समय जेल में हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक खास शगल है कि चुनाव में फायदे के लिए किसी पर भी आरोप लगाइए और जब मामला बढ़ने लगे या कोर्ट तक पहुंचने लगे तो रोते हुए माफी मांग लीजिए। पहले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं ने यही किया। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उसी रास्ते पर हैं। लेकिन जैसे बाकी लोग फंसे थे वैसे ही मान भी फंस सकते हैं।
दरअसल संगरूर लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान भगवंत मान ने चंडीगढ़ के पास शिवालिक की पहाड़ियों में बने सुखविलास होटल का जिक्र छेड़ दिया, जिसके बाद पंजाब में सियासत गर्मा गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर में प्रचार के दौरान कहा था कि सुखविलास होटल का नाम तो सबने सुना होगा। यह होटल शिवालिक की पहाड़ियों में बना हुआ है और यह सुखबीर बादल का होटल है। वह जंगलात महकमे की जमीन है, वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। सुखबीर बादल ने अपने हक में फैसला किया, इसके भी कागज निकलवा रहे हैं। लेकिन भगवंत मान के इस आरोप के लगाने के बाद सुखबीर बादल ने भगवंत मान को चैलेंज कर दिया और कहा कि भगवंत मान जो इंक्वायरी करवाना चाहें करवा लें, हमें कोई फिक्र या परवाह नहीं। हिम्मत है तो सुखविलास के कागज मंगवा लें। जिंदगी में न हमने कोई कानून तोड़ा है और न ही तोड़ेंगे। भगवंत मान को पता ही नहीं कि सरकार कैसे चलानी है। मान की सुखविलास होटल की जांच पर कार्रवाई करने वाली बात बादल को नागवार गुजरी, जिस पर सुखबीर बादल ने यह कड़ी प्रतिक्रिया दी। इसके बाद माना जा रहा है कि अगर यह विवाद ज्यादा बढ़ा तो सुखबीर बादल भगवंत को कोर्ट में भी खींच सकते हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मान ने यह भी कहा था कि सुबह 5 बजे उठकर फोन चेक कर लेना। तड़के 3 साढ़े 3 बजे तक कोई न कोई बड़ा तो होता है जिन्होंने पंजाब को लूटा, उनसे एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। जबकि मजे की बात है कि भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सरकार पर ही पंजाब को लूटने के आरोप लग रहे हैं। विपक्षी बोल रहे हैं कि आप सरकार विज्ञापन पर करोड़ों रुपए उड़ा रही है, जबकि काम कोई नहीं हो रहा। बहरहाल इतना तो तय है कि सुखविलास होटल को लेकर शुरू हुई यह जंग लंबी चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति चुनाव के बहाने विपक्ष की सर्वमान्य नेता बनने की ममता बनर्जी की कोशिश बेकार हो गई। कई विपक्षी पार्टियों के साथ ममता बनर्जी ने बैठक कर कांग्रेस को पीछे धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन अब यह साफ होता जा रहा है कि ममता बनर्जी की इस चालाकी को विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से समझ चुकी हैं। इसीलिए सबसे पहले शरद पवार ने उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने भी उम्मीदवारी से किनारा कर लिया। अब बारी गोपाल कृष्ण गांधी की थी, तो उन्हें भी ममता बनर्जी का ऑफर कबूल नहीं हुआ और गोपाल कृष्ण गांधी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की तलाश में ममता बनर्जी के विफल होने के बाद अब शरद पवार विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इसके लिए 12 दलों को आमंत्रित किया गया है। ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन ममता बनर्जी इतने से हार मानेंगी ऐसा लगता नहीं। गोपाल कृष्ण गांधी ने बयान जारी कर कहा कि सर्वोच्च पद के लिए उनके नाम पर विचार किए जाने के लिए वह विपक्षी दलों के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष का उम्मीदवार कोई ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसके नाम पर राष्ट्र में आम सहमति बने। कई और भी चेहरे होंगे जो उनसे ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। इससे पहले एनसीपी नेता शरद पवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया और जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी चुनाव लड़ने की अनिच्छा जाहिर कर चुके हैं। 15 जून को टीएमसी नेता ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई विपक्ष के नेताओं की बैठक में शरद पवार के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला, गोपाल कृष्ण गांधी और एनके प्रेमचंद्रन के भी नाम की चर्चा हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जो हिटलर की चाल चलेगा वह हिटलर की मौत मरेगा, यह कहकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयान देने वाले कांग्रेस के नेता सुबोध कांत सहाय ने एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। यही वजह है कि कांग्रेस ने भी सुबोध कांत सहाय के बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया। लगातार चुनाव हारने वाले कांग्रेस के नेता सुबोध कांत सहाय ने ईडी द्वारा राहुल गांधी को समन जारी करने और पूछताछ करने के विरोध में यह बयान दिया। कांग्रेस जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रही है। इस दौरान सलमान खुर्शीद, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं इसी बीच अपने संबोधन में कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक विवादित बयान दे डाला। सुबोध कांत सहाय ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना एडोल्फ हिटलर से करते हुए कहा कि अगर मोदी हिटलर की राह पर चला तो हिटलर की मौत ही मरेगा। उन्होंने आगे कहा कि मोदी को शायद पता नहीं कि हम किस परंपरा को फॉलो करते हैं। राहुल गांधी मोदी की आंख में आंख डालकर बात करते हैं। ये झारखंड में मुख्यमंत्री को कैसे हटाया जाए, इसे लेकर रोज षड्यंत्र कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी ने हिटलर का सारा अध्याय पार कर दिया। सुबोध कांत सहाय के इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया। वहीं कांग्रेस नेता भी इस बयान से पल्ला झाड़ते नजर आए।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने इस बयान को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की तानाशाही विचारधारा और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ निरंतर लड़ती रहेगी, परंतु प्रधानमंत्री के प्रति किसी भी अमर्यादित टिप्पणी से हम सहमत नहीं हैं। हमारा संघर्ष गांधीवादी सिद्धांतों और तरीके से ही जारी रहेगा। इसके बाद सुबोध कांत सहाय ने अपने विवादित बयान को लेकर सफाई भी पेश की। उन्होंने कहा कि यह एक नारा है कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। नरेंद्र मोदी से पूछिए, उन्होंने भी ये नारा जरूर लगाया होगा। उनसे पूछिए कि वो कौन सा रास्ता अपना रहे हैं। अग्निपथ योजना को डिफेंड करने के लिए सेना के तीनों जनरल को आगे कर दिया गया। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री कहां हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।